हेलो गाइस, मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है। तो आज हम भारत में अफवाह तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण इस चीज़ में हमें जानना होगा कि नदी। तो अफवाह तंत्र से तात्पर्य है क्योंकि भारत नदियों का देश कहा जाता है। इसमें बहुत सारी नदियां हैं और बहुत प्रसिद्ध नदियां हैं। तो इन्हीं नदियों के समूह से मिलकर तंत्र बनता है, नदी तंत्र बनता है। और उसी प्रकार भारत में अफवाह तंत्र। तो भारत में मुख्य रूप से आप दो प्रकार के अफवाह तंत्र हैं या नदी तंत्र कह सकते हैं। तो वो नदी तंत्र कौन कौन से हैं? पहला है हिमालयन नदी तंत्र, ठीक, हिमालयन नदी तंत्र। और दूसरा कौन सा है? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, है ना। तो अब आज हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं? आज हम डिस्कस करते हैं हिमालयन नदी तंत्र के बारे में, ठीक। तो हिमालयी नदी तंत्र के अंतर्गत 6 नदियां हैं, जिसमें से सिंधु जो है, सॉरी माय बैड। तो हिमालयी नदी तंत्र के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हिमालयन नदी तंत्र, तो उसमें जो है वह तीन भागों में मुख्य रूप से विभाजित है। पहला है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन के रूप में बता देता हूँ कि सिंधु जो होती है, सिंधु नदी तंत्र जो होता है वह तिब्बत से सिंधु नदी निकलती है और बाकी यह भारत और पाकिस्तान में मुख्य रूप से फैला हुआ है यह तंत्र। तो भारत में भी इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है ना। फिर उसके बाद गंगा नदी तंत्र जो है वह मुख्य रूप से उत्तर भारत में विस्तार है। और हम इसको हिमालय नदी तंत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नदियाँ मुख्य रूप से हिमालय पर्वत से निकलती हैं। इस कारण से इन्हें हम हिमालय नदी तंत्र कहते हैं, ठीक। और जो ब्रह्मपुत्र है यह उत्तर पूर्व का इसका क्षेत्र है, उत्तर पूर्व का क्षेत्र। और यह नदी भी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी। और कौन सा है ग्लेशियर है उसका? चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर है, चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर, है ना। तो ठीक, अब हम पढ़ते हैं हिमालय नदी तंत्र की सिंधु नदी तंत्र के बारे में। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, कुछ शीट में भी दिखाया है। तो सिंधु नदी तंत्र में ये है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र जो है, सिंधु नदी तंत्र, इसमें मुख्य रूप से 6 नदियां हैं, जिसमें से मुख्य नदी कौन सी है? सिंधु, ठीक। इसके अतिरिक्त 5 नदियां हैं, 5 नदियां हैं जिन्हें हम पंचनद कहते हैं। अब ये 5 नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु जो मुख्य नदी है, याद रखना है आपको कि सिंधु मुख्य नदी है सिंधु नदी तंत्र में, इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है। और 5 पंचनद की नदियां कौन कौन सी हैं? पहली है झेलम, दूसरी चिनाब, तीसरी है रावी, चौथी है व्यास, 5वीं है सतलज। तो हम इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? पंचनद। तो पहली कौन सी है? झेलम, दूसरी कौन सी है? चिनाब, तीसरी कौन सी है? रावी, और चौथी कौन सी है? व्यास, 5वीं है सतलज, है ना। तो इससे आप समझ गए होंगे कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इनको पंचनद कहते हैं। और इन 5 के अतिरिक्त सिंधु को भी मिला लें अगर हम, तो ये पूरा नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र कहलाता है, क्योंकि सिंधु इसकी मुख्य नदी है, ठीक है। अब आते हैं हम इनकी एक एक करके हम सभी को समझते हैं, सभी नदियों के बारे में पूरा समझते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी मुख्य नदी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है सिंधु। तो सिंधु नदी, ठीक। तो सिंधु नदी की संपूर्ण लंबाई है
सिंधु जो है वो तिब्बत से निकलती है। सबसे पहले इसका ओरिजिन देखते हैं। ठीक, ओरिजिन कहाँ होता है? मूल स्थान। मूल स्थान मतलब जहाँ से इसका उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? तिब्बत में एक ग्लेशियर है जो जिसका नाम है बोखार चूक ग्लेशियर। ठीक, और यह कहाँ स्थित है? माउंट यानी माउंट कैलाश में। माउंट कैलाश, ठीक है, उत्तरी भाग में स्थित है माउंट कैलाश के उत्तरी ढाल में, है ना। बोखारचूक ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है। ठीक, तिब्बत से होते हुए अब यह अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अब अंतर्राष्ट्रीय नदी कैसे है आप इसको हम समझते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि तिब्बत जो है वो चाइना में है, तो यानी कि सबसे पहले यह चाइना से निकलती है, चाइना तिब्बत। ठीक, तत्पश्चात यह भारत में प्रवेश करती है, भारत। फिर उसके बाद यह भारत से निकलकर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक, तो यानी कि यह 3 देशों से, यानी अंतर्राष्ट्रीय नदी का उदाहरण है यह। ठीक, अब इसकी हम संपूर्ण लंबाई के बारे में जानते हैं। ठीक, इसकी टोटल लेंथ मतलब संपूर्ण लंबाई है 2880 किलोमीटर। कितनी है? 2880 किलोमीटर। ठीक, अब भारत में जितना यह प्रवाहित होती है, भारत में इसकी लंबाई है लगभग 710 किलोमीटर। है ना। तो अब अब जब यह तिब्बत से निकलकर भारत में प्रवेश करती है तो यह सबसे पहले लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख, तो लद्दाख में इसे सिंघी खम्बन या खम्बान या लॉयन माउथ कहते हैं। अब हम इसका ऐतिहासिक नाम भी जानते हैं। इसका ऐतिहासिक नाम है, ऐतिहासिक या फिर वैदिक नाम कह सकते हैं, हिरण्यवती। क्या नाम है? हिरण्यवती। ठीक, इसका ऐतिहासिक नाम हिरण्यवती है। अब इसकी हम सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। तो इसकी सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करते हैं। सहायक नदियाँ, ठीक, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ पे यह मुख्य रूप से मिलती हैं, है ना। तो जास्कर श्रेणी में 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहते हुए जास्कर नदी को समाहित करती है। मतलब यह सबसे पहले इसकी जो जास्कर नदी जो है इसकी पहली सहायक नदी है। ठीक है, और कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर? यह 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहती है। और कहाँ पे रहती है? जास्कर श्रेणी में, जास्कर रेंज में, जास्कर श्रेणी में जास्कर नदी इससे 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहते हुए यह अपने में समाहित कर लेती है, यानी कि पहली सहायक नदी इसकी जास्कर है। ठीक है, अब जो दूसरी नदियां हैं तो उसमें सुरु और द्रास आती हैं। सुरु और द्रास, अब ये भी बाएं तट की नदियां, यानी मतलब कि ये सिंधु नदी से बाएं तट पर मिलती हैं, है ना। और यह कहाँ पे मिलती हैं? कारगिल के निकट, कारगिल के निकट मिलती हैं। अब फिर आगे श्योक और नुब्रा नदियां हैं जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकलती हैं, यानी कि मतलब श्योक
और नुब्रा। ठीक, यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया है और लिख भी दिया है, तो यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ कि शुरू सबसे पहले कौन सी नदी, जास्कर श्रेणी में 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर जास्कर नदी में अपने जास्कर नदी को अपने में समाहित करती है। यानी कि पहली इसकी पहली जो सहायक नदी है, सहायक नदी कौन सी है? जास्कर नदी है। ठीक, फिर उसके बाद सुरु और द्रास, सुरु और द्रास। ठीक है, बाएं तट की नदी है और यह कारगिल के निकट आकर मिलती है ना। बाएं तट मतलब आप अपने हैंड से डिसाइड कर सकते हैं कि बायां कौन सा है। फिर उसके बाद श्योक और नुब्रा, श्योक और नुब्रा जो है तीसरे नंबर पे आती हैं इसकी सहायक नदियों के उसमें, है ना। तो यह सियाचिन ग्लेशियर से निकलती हैं और सिंधु जब आगे चलकर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है तो वहाँ पर मिलती है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जब यह कारगिल से आगे जाती है और कारगिल में जब यह सुरु और द्रास नदियाँ इसमें मिलती है तो आगे चलकर यह उत्तर पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम मतलब इधर साइड को, तो उत्तर पश्चिम में यह जाती है और वहाँ पे आके कौन सी सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली श्योक और नुब्रा नदियाँ, श्योक और नुब्रा आकर यहाँ पे मिलती हैं। ठीक, उसके बाद स्कार्दू, यानी स्कार्दू एक जगह का नाम है, मैं बता दूं आपको। तो स्कार्दू पर श्योक नदी से थोड़ी दूरी पर, इसमें श्योक नदी नहीं है, यहाँ श्योक नदी तो मिल चुकी है, माउंट केटू के उत्तरी ढाल पर स्थित एक सिगार नदी है ना। तो सिगार नदी जो कि माउंट केटू के उत्तरी ढाल पर स्थित है, सिंधु नदी में मिलती है ना। और अब यहाँ पे जो सिंधु नदी है जो कि पहले जास्कर रेंज में पतली रहती है, ठीक, इस हिसाब से पतली रहती है, किंतु तत्पश्चात जब यह यहाँ पर स्कार्दू पर सिगार नदी आके मिलती है तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, मतलब इसमें जल ग्रहण क्षमता और बढ़ जाती है। ठीक है, विड्थ इसकी बढ़ जाती है स्कार्दू क्षेत्र में, है ना। तो और जास्कर क्षेत्र में यह पतली रहती है, यानी कि लद्दाख के क्षेत्र में पतली रहती है और स्कार्दू पर इसकी विड्थ बढ़ जाती है। ठीक, फिर उसके बाद गिलगित नदी सिंधु में पश्चिम से आकर मिलती है, और पश्चिम मतलब इधर साइड से, जैसे ये सिंधु है, ये सिंधु नदी है, तो इससे पश्चिम से आकर ये सिंधु है, पश्चिम से आकर गिलगित नदी मिलती है। गिलगित नदी मिलती है। ठीक, अब सिंधु नदी कई गहरे गॉर्जों का निर्माण करती है, जिनमें से गिलगित सबसे गहरा गॉर्ज है। इसका मतलब गॉर्ज के बारे में आप सुना है, एक डीप मतलब एक गहरे खड्डे जैसा दिखाई देता है और वहाँ पे एक सकरा सा वह क्षेत्र होता है, बहुत ही ज़्यादा सकरा, और उसमें टीले नुमा संरचना दिखाई देती है, तो उसमें गहरे गॉर्जों का निर्माण करती है। और गिलगिट इसमें से सबसे गहरा गॉर्ज है सिंधु नदी में, जो कि सबसे गहरा गॉर्ज है वो कौन सा है? गिलगिट। ठीक है, सबसे गहरा गॉर्ज है। ठीक, अब सिंधु नदी नंगा पर्वत से निकलने के पश्चात दक्षिण पश्चिम में मुड़कर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अब ये हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कौन सी नदी कहाँ से, भारत से निकलकर कहाँ प्रवेश करती है, और ये भी याद रखना कि भारत में जब जैसे कि तिब्बत से दो नदियाँ निकलती हैं, कौन कौन सी? सिंधु और सतलज। तो सिंधु जो की है वह लद्दाख वाले रीजन से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, पर भारत से पाकिस्तान में कहाँ प्रवेश करती है? वह नंगा पर्वत से निकलने के पश्चात दक्षिण पश्चिम में मुड़कर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक, सिंधु एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, मैं बता चुका हूँ कि तिब्बत, चाइना और भारत में प्रवाहित होती है। ठीक, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के जल का उपयोग, तो इसमें अब सिंधु जल संधि समझौता, उसको मैं अंतिम में आके आपको समझाऊंगा, बस इसमें मोटा माटी समझ ले कि भारत और पाकिस्तान के मध्य 19 सितंबर 1960 को एक समझौता हुआ था जिसका नाम था सिंधु जल समझौता। इसमें
जो क्रमशः 6 नदियाँ सिंधु नदी तंत्र में, इसमें से 3 नदियों का पानी क्रमशः 80%, 3 नदियाँ जो थी जिनका पानी 80% पानी पाकिस्तान उपयोग करेगा और 20% भारत करेगा, और 3 नदियाँ जो बचेंगी उसमें से बचती हैं, उनमें से भारत 80% जल का उपयोग करेगा और पाकिस्तान 20% का जल का उपयोग करेगा। अब पाकिस्तान कौन कौन सी नदियों का 80% जल उपयोग करेगा, कौन कौन सी हैं? पहला है सिंधु, झेलम, चिनाब। और भारत कौन कौन सी नदियों का 80% पानी उपयोग करेगा? रावी, ब्यास, सतलज। तो 3 नदियां हैं। यही राष्ट्रपति, उस समय के पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य यह समझौता हुआ था। तो इसी को हम सिंधु नदी समझौता कहते हैं, सिंधु जल संधि कहते हैं, सिंधु नदी समझौता कहते हैं। तो इसमें इसलिए है कि अब ऐसा क्वेश्चन भी डाल सकता है कि सिंधु नदी के जल का उपयोग भारत कितने प्रतिशत कर सकता है? तो उत्तर क्या आपको लगाना है? 20%। ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि किस समझौते के कारण हुआ था और कौन सा समझौता था? सिंधु जल समझौता था। ठीक। और दोनों के मध्य किस दिन बना था? 19 सितंबर 1960 के मध्य ये समझौता हुआ था। ठीक। तो मैं अब इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। अब हम आगे चलते हैं। अब पंचनद नदियों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि हमने मुख्य नदी सिंधु के बारे में अध्ययन कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं झेलम नदी के बारे में। तो सबसे पहले हम, मेरे इसमें आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि मैंने वितास्ता लिखा हुआ है, झेलम के बगल में वितास्ता। तो वितास्ता क्या है? इसका वैदिक नाम है। कौन सा नाम है? वैदिक नाम है। तो झेलम का वैदिक नाम कौन सा है? वितास्ता। यानी यह हमारे ऐतिहासिक महत्व रखती है। ठीक है। झेलम नदी कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित बेरीनाग झरने से निकलती है ना। तो यह कहाँ से निकलती है, यानी कि इसका कौन सा राज्य हो सकता है? यानी कि यह J&K यानी जम्मू कश्मीर, सॉरी अब यूनियन टेरिटरी है, ये यूनियन टेरिटरी मतलब संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश है। ठीक है। तो वह J&K में कश्मीर घाटी जो है उसके दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित बेरीनाग झरने से निकलती है। ठीक। अब यहाँ पे जैसे कि मैं दिखाऊँ आपको, जैसे ये बेरीनाग है मान लीजिए, यहाँ से 110 किलोमीटर चलने पर यहाँ पे वूलर झील में आके यह मिलती है। ठीक है। वूलर झील, तो यहाँ पे ये कौन सी है? कितनी दूरी तय की है इसने? 110 किलोमीटर, सॉरी 110 किलोमीटर। यहाँ ये कौन सी झील है? वूलर झील। फिर उसके बाद 1200, फिर यह कहाँ? वूलर झील से निकलकर बारामूला के पास पहुँचती है और यहाँ पे एक गहरा गॉर्ज का निर्माण करती है, जो कि 2130 मीटर गहरा गॉर्ज है। ठीक है। तो सबसे पहले यह बेरीनाग से निकलती है 110 किलोमीटर चलने पर वूलर झील। क्यों मैं इसलिए झील का नाम बता रहा हूँ? क्योंकि यह महत्वपूर्ण, इसमें क्वेश्चन भी डाल सकता है कि बेरीनाग से निकलने के पश्चात झेलम नदी किस झील में जाकर मिलती है? तो वूलर झील। ठीक। वूलर झील में मिलने के बाद यह झेलम नदी आगे निकलकर बारामूला के पास एक गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। तत्पश्चात यह मुजफ्फराबाद जो कि मुजफ्फराबाद में प्रवेश कर जाती है, यानी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। और त्रिमू में या चिनाब में मिल जाती है। अब इसमें हमको याद रखने वाली क्या बात है कि यानी कि चिनाब की यह सहायक नदी है। चिनाब की
सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी कौन सी है? झेलम। झेलम चिनाब की सहायक नदी है, ठीक है। और यह झेलम चिनाब में, जैसे ये चिनाब है और ये झेलम है, तो चिनाब जो कि सॉरी ये झेलम है, और ये जहाँ पे मिलती है त्रिमु नामक स्थान पर झेलम चिनाब से जाकर मिलती है, ठीक है। अब इसकी मुख्य परियोजनाओं के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो इसकी मुख्य परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तुलबुल व उरी इसकी मुख्य परियोजनाएं हैं। मुख्य परियोजनाएं कौन सी हैं? तुलबुल, उरी, ठीक। उसके बाद अगली कौन सी नदी है? अगली नदी का नाम है चिनाब। आप देख पा रहे होंगे चिनाब, इसका वैदिक नाम है अस्किनी, ठीक है। अब चिनाब नदी जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश, भारत में हिमाचल प्रदेश से निकलती है, तो इसका जो निर्माण होता है वह चंद्रा और भागा नामक, और इसका अतिरिक्त नाम चंद्रभागा है, ठीक है। संस्कृत नाम चंद्रभागा है। अब इसका निर्माण जानते हैं कैसे होता है। यह चंद्रा और भागा दो नदियों से मिलती है, ठीक है। अब चंद्रा कहाँ से निकलती है? चंद्रा नदी निकलती है बाराशिगली ग्लेशियर से। बाराशिगली ग्लेशियर जो कि कहाँ पे है? और इसमें ऐड होता है चंदर ताल झील, मतलब यह बाराशिगली ग्लेशियर और चंद्रताल झील दोनों से मिलकर चंद्रा नदी का निर्माण होता है। और चंद्रा नदी और भागा कहाँ से निकलती है? बारालाचाला दर्रा प्लस इसमें सरयू ताल की मुख्य भूमिका होती है। अब चंद्रा और भागा एक दूसरे से कहाँ पे आकर मिलती हैं? तांडी नामक स्थान पर। तांडी नामक स्थान पर चंद्रा और भागा एक दूसरे से मिलती हैं, वहीं पे इसका नाम चंद्रभागा अर्थात चिनाब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखाया, जैसे देखिए चिनाब नदी का निर्माण चंद्रा और भागा दो नदियों जो तांडी में मिलती हैं वहीं होता है, ठीक है। चंद्रा नदी का उद्भव बाराशिगली ग्लेशियर, यहाँ पे मैंने वो लिखना भूल गया है कि चंद्रताल झील, ठीक। और जबकि भागा नदी का उद्भव बाराचाचा दर्रे और सरयू ताल से होता है। अब ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले में स्थित है, ठीक है। यह लगभग 1180 किलोमीटर लंबी है, यानी कि भारत में इसका जो प्रवाहित क्षेत्र है वह 1180 किलोमीटर है, ठीक। अब चिनाब नदी पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य प्रवाहित होती है। आपने श्रेणियों के बारे में पढ़ा होगा, भारत की भौगोलिक स्थिति जो आपने शुरू में पढ़ा होगा। तो पीर पंजाल श्रेणी है, जॉस्कर श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है, कई प्रकार की श्रेणियां हैं भारत में। तो यह जो चिनाब नदी है वो पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य प्रवाहित होती है। और किश्तवाड़ के निकट यह हेयर पिन बैंड, मतलब आपने देखा होगा कि ऐसा यू टर्न पूरा हेयर पिन बैंड का संरचना बनाती है, ठीक। और रियासी से यह पाकिस्तान में, मैंने बताया था कि हमें ये पढ़ना है कि कब ये भारत में, तो अब इसमें ये दिक्कत ही नहीं है कि भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, यानी कि इसका निर्माण भारत में ही होता है।
तो यह भारत से पाकिस्तान में कहाँ से प्रवेश करती है? रियासी नामक स्थान से यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यह सतलुज की सहायक नदी है ना। तो सतलुज की सहायक नदी है, कौन सी है? चेनाब। चेनाब सतलुज की सहायक नदी है। ठीक, और चेनाब की सहायक नदी कौन सी है? चेनाब की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम और रावी। ठीक, रावी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो झेलम और रावी चेनाब की सहायक नदियां हैं, और जबकि चेनाब सतलुज की सहायक नदी है। चेनाब नदी पर स्थित महत्वपूर्ण परियोजनाएं सलाल, बगलीहार और दुलहस्ती हैं। ठीक है, तो इसकी प्रमुख परियोजनाएं भी पूछ लेता है कि और या फिर अलग से क्वेश्चन आपको कहीं पे तो अभी पढ़ लेंगे तो याद रहता है। और बगलीहार परियोजनाएं महत्वपूर्ण रूप से मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें जो योगदान है, इसमें वर्ल्ड बैंक का यानी विश्व बैंक का योगदान है। पोषित योजनाएं और 2007 में ही स्वीकृत हो गई थी। स्थान कहाँ है? डोडा जिला, जम्मू कश्मीर। ठीक, बगलीहार परियोजना जो है उसमें जो डैम बनाया जा रहा है उसकी कुल ऊंचाई 144.5 मीटर है। ठीक है, और अब हम इसमें कुल खर्च की बात करते हैं। जो अनुमानित है वो 4500 करोड़ है, और ऊर्जा का उत्पादन मतलब जैसे कि यहाँ पे 445 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ठीक, तो यही है। ठीक, अब हम अगली नदी हमारी कौन सी है? रावी नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, रावी। अब इसके बारे में हम जानते हैं। इसका ऐतिहासिक नाम इसका पौरुषणी व इरावती है। क्या है? पौरुषणी व इरावती है। लंबाई इसकी है 725 किलोमीटर इंडिया में। भारत में यह कितना बहती है, कितना प्रवाहित होती है? 725 किलोमीटर। ठीक है, इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पर्वत यानी कि वृहद हिमालय या महान हिमालय हम कह सकते हैं कि रोहतांग दर्रे से। कुल मिला के हमको रोहतांग दर्रा याद करना है। मैंने ये इतना लंबा इसलिए आपको दिखाया हुआ है, कुल्लू पर्वत और वृहद हिमालय की। अगर आपने श्रेणियाँ पढ़ी होंगी, भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़ी होगी, तो आपको इसकी संरचना आपके दिमाग में चलने लगे कि इसका मैप किस तरह से होगा। तो रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है। ठीक है, यानी रोहतांग दर्रे के आसपास है। यह चंबा के पास धौलतधर श्रेणी में एक गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। मैंने गॉर्ज के बारे में आपको पहले ही बता चुका है। ठीक है, और यह पाकिस्तान में मतलब अमृतसर से 26 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। अमृतसर आप पंजाब में जानते हैं कि पंजाब में है, तो वहाँ से अमृतसर से 26 किलोमीटर दूर जाने के पश्चात यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और चमेरा व थीन मतलब रणजीत सागर प्रमुख परियोजनाएं हैं। अब पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास या चिनाब में मिल जाती है। मैंने आपको बताया था कि झेलम और रावी, तो रावी और चिनाब कहाँ पे मिलती हैं? त्रिमु नामक स्थान पे। और चेनाब और रावी कहाँ पे मिलती हैं? सराय सिंधु नामक स्थान पर मिलती हैं। चेनाब मतलब रावी, तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि जो रावी है, रावी चिनाब की सहायक नदी है। ठीक, रावी जो है चिनाब की सहायक नदी है। अब उसके बाद हम आगे आते हैं व्यास नदी। ठीक, व्यास नदी, इसका भी उद्गम हम देखते हैं कि रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलता है। ये इसको उद्गम स्थल हमें याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा। तो जो व्यास नदी है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। ठीक, अब यह जो है व्यास नदी जो है सतलुज की सहायक नदी है। सतलुज जो आगे मैं बताऊंगा आपको कि उस नदी के बारे में संपूर्ण वर्णन दूंगा। तो यह हरिके नामक स्थान है। हरिके नामक स्थान यानी हरिके एक गांव का नाम है। हरिके नामक स्थान पर यानी हरिके गांव में, ठीक, वहाँ पे व्यास
और सतलुज आके मिलती हैं। सॉरी, कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये सतलज नदी है और ये व्यास नदी है और इस स्थान का नाम है हरिके। हरिके, तो यहाँ इसी स्थान पर एक हरिके बैराज नामक परियोजना संचालित हो रही है और यह पंचनद की सबसे छोटी नदी है। मतलब कि जो पांचों नदियां हैं, कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, तो सबसे छोटी कौन सी नदी है, व्यास। ठीक, और यह केवल भारत में ही, ठीक है, इसका प्रवाह पंचनद में केवल भारत में होता है। मतलब जो इन 5 नदियों में से है, इसमें एक इसकी विशेषता यह है कि इसका कुल प्रवाह, टोटल प्रवाह सिर्फ भारत में होता है, यानी कि यह अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है। ठीक है, चाइना और पाकिस्तान में इसका प्रवाह नहीं होता है ना। तो यह भारत से निकलती है और भारत में ही सतलुज नदी में समाहित हो जाती है। ठीक है, तो व्यास सतलुज की सहायक नदी है। यह हरिके नामक स्थान पर मिलती है। वहाँ पे एक परियोजना हरिके संचालित होती है और व्यास और सतलुज पर पोंग परियोजना स्थापित है। मतलब इसकी मुख्य रूप से पोंग परियोजना जो है इस पर बनी हुई है और यह केवल भारत में प्रवाहित होती है। कांगड़ा और कुल्लू घाटियों में प्रवाहित होती है। मतलब कांगड़ा घाटियाँ पूछ सकता है कि मुख्य रूप से कांगड़ा और कुल्लू घाटियों में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो आप क्या उत्तर देंगे, व्यास नदी है और इसके वैदिक नाम क्या है, विपाशा है। ठीक, आगे चलते हैं हम सतलुज नदी के बारे में। यह महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि यह सबसे लंबी नदी है और जल ग्रहण के लिए, सॉरी मैं एक चिनाव में भूल गया, चिनाव में एक पॉइंट और ऐड कर लिएगा आप कि चिनाव जो है वह सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियों में से सबसे ज़्यादा जल ग्रहण करने वाली नदी है। जल ग्रहण करने वाली नदी है और सबसे लंबी नदी की बात करें हम सहायक नदियों में, पंचनद में से, तो उसमें से सतलुज जो है वह सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो इसका वैदिक नाम क्या है, शतुद्री है। ठीक, यह तिब्बत के पठार की राक्षस ताल झील से निकलती है। ठीक है, तो यानी कि यह भी अंतर्राष्ट्रीय नदी का उदाहरण है, यानी कि यह तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, राक्षस ताल झील जो कि तिब्बत में स्थित है, वहाँ से निकलती है और यह सिपकिल्ला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो मतलब मैंने बताया था कि अगर कोई नदी है जो कि किसी दूसरे देश से होकर यानी भारत में प्रवेश करती है, तो ये हमें याद रखना कि कहाँ से प्रवेश करती है। तो यह कहाँ से प्रवेश करती है, सिपकिल्ला दर्रा से प्रवेश करती है और यह हिमालय से पुरानी नदी है। यानी पूर्ववर्ती का एक तरह से मतलब होता है पूर्ववर्ती नदी मतलब जो कि हिमालय, जिसका जन्म या जो हिमालय के उद्भव से पहले जिसका उद्गमन हो गया हो, तो उसे हम पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। तो सतलुज जो है उसको इतिहास में शतुद्री के नाम से कहते हैं। तो यह हम जानते हैं कि यह हिमालय से भी पुरानी नदी है। तो ये किस प्रकार की नदी का उदाहरण है, पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। इसे तिब्बत में लोंगचेन खम्बाव कहते हैं। लोंगचेन खम्बाव, तिब्बत में इसे लोंगचेन खम्बाव कहते हैं। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है, किंतु भारत में प्रवाह इसका केवल 1050 किलोमीटर, यानी काफ़ी ज़्यादा है। और यह अंतर्राष्ट्रीय नदी के उदाहरण है, क्योंकि मैंने बताया कि यह तिब्बत में यानी चाइना में अंतर्राष्ट्रीय नदी क्यों है, क्योंकि यह भारत में भी बहती है, पाकिस्तान में बहती है और तिब्बत में भी बहती है। यानी तिब्बत से निकलती, भारत में प्रवेश करती है, भारत से फिर पाकिस्तान में जाती है। यह फिरोजपुर से फाजिल्का के बीच लगभग 120 किलोमीटर की सीमा बनाती है। किसके मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य 120 किलोमीटर की सीमा का निर्माण करती है, किस फिरोजपुर से फाजिल्का के बीच। ठीक, यह सिंधु के मिथान कोट में जाकर मिलती है। तो मैंने बताया था कि जो झेलम और रावी हैं वो चिनाव की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और चिनाव किसकी सहायक नदी है, सतलुज की। ठीक, और सतलुज किसकी सहायक नदी है, सिंधु की। ठीक, झेलम प्लस रावी, तो झेलम रावी किसकी है, चिनाव की। चिनाव किसकी, सतलुज की। सतलुज किसकी है, सिंधु की।
और इसके हम प्रमुख परियोजना, तो यह सिंधु से मिथानकोट में जाकर मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कहाँ पे मिलती है, मिथानकोट में, सॉरी हो गया। कहाँ पे मिलती है, मिथानकोट में जाकर यह मिलती है। ठीक है, इसमें प्रमुख परियोजना कौन कौन सी हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना, हरकी बैराज, मैंने बताया था कि जब ये रावी से व्यास से मिलती है तो वहाँ पर हरकी नामक स्थान पर मिलती है, तो वहीं पे हरकी बैराज, और इंदिरा गांधी नहर इसी पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं। ठीक, तो इस प्रकार हमारा सिंधु नदी जल तंत्र कंप्लीट होता है। और इसके कुछ टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।